देखो विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो एक्स अक्ष के अनुदिश मान लो कि वो चल रही है, ठीक है, एक्स अक्ष के अनुदिश वो चल रही है। चाहे देखो विद्युत चुंबकीय तरंगें तो सभी दिशाओं में चलती हैं, तो प्रकाश सभी दिशा में चलता है ना। तो तुम मान लो कि कोई किरण एक्स अक्ष के अनुदिश चल रही है, तो हम इसके माध्यम में कोई एक क्यूबिक ले लें आयतन, बहुत छोटा सा मामूली सा, जिसमें एक्स अक्ष के अनुदिश छोटा सा अवयव dx है, वाई अक्ष के अनुदिश छोटा सा अवयव dy है, और z अक्ष के अनुदिश छोटा सा अवयव dz है। तो ये dz है, अच्छा ये dz है, बात वही है ना। ये एक प्रकार का क्यूब बन गया, ठीक। अगर ये सोचो कि अगर इसके बीच में कोई आवेश होता तो वैद्युत फ्लक्स इधर भी जाता, इधर भी जाता, ऊपर भी जाता और नीचे भी जाता, और इधर आगे भी आता और पीछे भी जाता, सभी दिशा में जाता। यानी इससे निकलता वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स निकलता ना, और सभी दिशाओं में। गॉस के नियम के अनुसार क्या होता है कि अगर किसी घन या घनाभ या किसी भी चीज के या गोले के अंदर अगर कोई आवेश रखा हुआ है, ठीक, तो उसमें से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उसके कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो इसके बीच में कोई आवेश है नहीं। तुम कल्पना किए कि इसके पृष्ठों से, सभी पृष्ठों से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, Q/ε0। अर्थात Q के इसके बीच में कोई आवेश है नहीं, तो Q के जगह क्या रख दोगे, जीरो, ठीक है। Q के जगह जीरो रख दोगे तो कुल वैद्युत फ्लक्स का योगफल क्या हो जाएगा, सभी पृष्ठों से जीरो, ठीक। अब जीरो हो गया तो बताओ इससे निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स इसको ये बैलेंस कर ले रहा है, उससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स इसको ये बैलेंस कर ले रहा है, विपरीत है ना। और इससे निकलने वाला विद्युत फ्लक्स इसको ये बैलेंस कर ले रहा है, तो सब उस तरह से भी तो जीरो हो जा रहा है, हैं? अब देखो तो हमारे जैसे मैक्सवेल के अनुसार तरंग संचरण के लंबवत तो क्या नाम है, वैद्युत फ्लक्स कंपन करते नहीं है। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है जिस दिशा में चलता है उधर नहीं कंपन करता है, उसके चारों दिशाओं में लंबवत कंपन करता है। अगर तरंग ऐसे चल रही है तो वैद्युत क्षेत्र या तो ऊपर नीचे ऐसे कंपन कर रहा होगा या तो ऐसे कंपन कर रहा होगा। तो इन्हीं चारों का जो है कि वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा ना। बात समझ में आई। तो इसी से साबित होता है कि ये अनुप्रस्थ तरंग है। बात समझ में आई। इसी से साबित होता है कि ये अनुप्रस्थ तरंग है। इसके केंद्र से थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई थी। इसके केंद्र से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स Q/ε0 गुना होता है ना। Q नहीं है तो पूरा तो जीरो हो जाएगा, मगर हम जो है कि इसके बाहर कहीं अगर हम ले लें, वैद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा है, ठीक है, जैसे प्रकाश ऐसे जा रहा है तो वैद्युत क्षेत्र ऐसे उत्पन्न होगा ऊपर नीचे, हैं। परंतु बताओ जिधर प्रकाश तरंग चलती है तो तरंगाग्र ऐसे बनते हुए जाता है ना। तो तरंगाग्र का पृष्ठ या तो ये होगा या तो ये होगा, या तो ABCD होगा तरंगाग्र, या तो EFGH होगा। बात समझ में आया। क्योंकि जब प्रकाश ऐसे चल रहा है तो तरंगाग्र ऐसे नहीं बनता है और नहीं ऐसे बनता है। तरंगाग्र कैसे बनता है, तरंग संचरण के लंबवत बनता है। बात समझ में आई। तो या तो EFGH इसका तरंगाग्र होगा या तो ABCD तरंगाग्र होगा। बात समझ में आया। तो इससे निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स इसके 6 पृष्ठों से निकाला जाएगा, बराबर तो जीरो होगा। तुम लोग जानते ही हो जब इसके बीच में कोई आवेश नहीं रहेगा तो जीरो होगा ना। परंतु हमको केवल EFGH इस तरंगाग्र के और ABCD इसी तरंगाग्र पर ही हमको लेना है। बात समझ में आई। अगर इसके बीच में कोई आवेश होता
तो इससे निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स इधर होता है और इससे निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स तरंग संचरण के विपरीत होता है। तो एक तो माइनस हो जाएगा ना, बोलो। तो एक तो विपरीत होगा तरंग संचरण के, तो माइनस हो जाएगा, तो ये भी शून्य हो जाएगा। ठीक है, ये तो गॉस के नियम से हम बता दिए हैं कि इसके अगर केंद्र पर अगर कोई आवेश होता, जैसे वास्तव में है नहीं, ये कल्पना किया गया है, अगर इसके केंद्र पर कोई आवेश होता तो इससे निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होता ना कुछ ना कुछ, यानी Q बटे एप्सिलॉन 0 होता। चूंकि इसके बीच में कोई आवेश है नहीं, इसलिए Q की जगह 0 होगा, इसलिए पूरे का मान क्या हो जाएगा, 0। अब बताओ, हम जानते हैं कि तरंग ऐसे चल रही है तो तरंगाग्र तो लंबवत उत्पन्न होते हैं, तो तरंगाग्र ऐसे लंबवत, तरंग संचरण के लंबवत उत्पन्न होंगे ना तरंगाग्र। कहीं ऐसा तो नहीं पड़े तरंग संचरण के समांतर तरंगाग्र उत्पन्न हुआ। तो हमको इन चारों फलकों को छोड़ देना है, यानी ABFE BCGE F और CDHG और ADHE, इन चारों को छोड़ देना है, क्योंकि उस दिशा में कोई तरंगाग्र बनेगा ही नहीं। ठीक, अब बताओ, तो इसलिए ABCD यहाँ पर तरंग संचरण के लंबवत तरंगाग्र रहेगा और EFGH यहाँ पर तरंग संचरण के लंबवत तरंगाग्र रहेगा, दो जगह। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का योगफल अब बराबर ये 0 लिखेंगे। अब देखो, जो DA है, ABCD तल पर DA का मान किधर होगा, बोलो। ABCD पर अगर इसके बीच में कोई आवेश होता तो इसके क्षेत्रफल की सदिश इधर होती कि नहीं, तरंग संचरण के विपरीत दिशा में इसका क्षेत्रफल की दिशा हो जाती, इसलिए हम इधर -i कर दिए। बात समझ में आया। और इसका जो क्षेत्रफल DA, छोटा सा क्षेत्रफल अवयव है ना DA, तो DA बराबर हो जाएगा dy इंटू dz, और इसकी दिशा -i कैप। उसी प्रकार से EFGH पर dy इंटू dz ये क्षेत्रफल अवयव हो जाएगा और इसकी दिशा बाहर की ओर हो जाएगी i कैप, यानी तरंग संचरण की अनुदिश है, इसलिए धनात्मक i कैप रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो DA है, ABCD अक्ष मतलब ABCD तल पर जो क्षेत्रफल अवयव है, वो लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो dy इंटू dz होगा, तो dy इंटू dz हो गया DA के जगह पे, और इसकी तरंग संचरण के विपरीत है, इसलिए -i कैप हुआ। इसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, इन दोनों में से dy dz कॉमन हो करके पक्षांतर कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ से देखो क्या आया कि x माइनस एक्स डैश बराबर 0। चूंकि हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र का समांतर संचरण, वैद्युत क्षेत्र का तरंग संचरण के समांतर कोई घटक नहीं हो सकता है, इसलिए देखो वैद्युत क्षेत्र का तरंग संचरण इधर है, ठीक, और वैद्युत क्षेत्र का इसके समांतर घटक नहीं हो सकता है। तुम लोग पीछे पढ़े हो ना, इसके समांतर घटक भी नहीं हो सकता है, इसलिए यह विद्युत चुम्बकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग कही जाएगी, क्योंकि जब समांतर घटक नहीं हो सकता है तो लंबवत घटक होगा। और जब वैद्युत क्षेत्र का लंबवत घटक रहता है तो तरंग क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग होती है।